विगत वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में। और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में, जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाका है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। के माननीय मंत्री कृषि विभाग आदरणीय रामकृपाल यादव जी इस सभा में उपस्थित हैं और सभी डायरेक्टर हम लोग उपस्थित हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है कृषि विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माइक आ रहा है? हेलो हेलो, सॉरी, हेलो। मैंने जैसा कहा, सभी लोगों को अभिनंदन, जितने प्रेस के प्रतिनिधि आए हैं कृषि विभाग के माध्यम से। तो हमारे साथ हमारे सभी विभाग के वरीय अधिकारी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, दो डायरेक्टर हैं और विशेष सचिव हैं। ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विगत वर्षों में जो कृषि विभाग ने किसानों के हित में काम किया है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कृषि रोड भी बनाया था, सबको विदित होगा 2008 में। और ये चौथे कृषि रोड मैप के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में, जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाका है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है, कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। ये खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे
सीमांत और किसान हैं, लघु किसान हैं, तो उनको हम मेन एक्सट्रीम में लाना चाहे, हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर हैं हम लोग। किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। और मेरा मानना ये है कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी बड़ा रोल है। 3 स्तर की रणनीति है कि कैसे हम किसानों के लागत को कम कर दें, उसके आय को बढ़ा दें और उसका जो जोखिम है उसको कम करें, जो आपदाओं के कारण उसका नुकसान होता है उसको कैसे कम करें। तो यही 3 मूल सिद्धांत है जिसपे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। और समय के साथ खेती की पद्धति बदली है, प्रणाली बदली है, तो कैसे तकनीक को हम लोग खेत तक ले जाएं और जो लाभ है वो सीधे किसान के खाते में कैसे जाए, तो उसी को लेकर के प्राथमिकता पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया आप लोगों को कि हमारे लगभग 91% किसान जो है छोटे और सीमांत हैं। तो इतनी छोटी जमीन में कैसे उत्पादकता को ऐसा बेहतर किया जाए कि उसमें उसको आमदनी, उसके आय वृद्धि के लायक हो सके, तो उसको प्राथमिकता में रहते हुए हम लोग समूहीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं कि एफपीओ बनाया जाए, सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए, जीविका के माध्यम से किया जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल किसान जो हर काम नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। और केंद्र एवं राज्य दोनों की योजनाओं से हम लोग जो पारदर्शी तरीके से और बिना बिचौलिए को कैसे हम लोग किसानों तक अपने उत्पादन को, अपनी सुविधाओं को, अपने विस्तार प्रसार तंत्र को कैसे पहुंचाएं, उस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। भारत सरकार मानती है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर हमें सुदृढ़ करना है तो वो कृषि आधारित रोजगार सृजन और कृषि आधारित समृद्धि से ही संभव है। तो उसी दिशा में हम लोग जो पूर्व की पारंपरिक धान और गेहूं की खेती रही है उससे हटकर अब हम लोग उच्च मूल्य और उच्च उत्पादकता की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके लिए काफी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में और हमारे प्रधान सचिव महोदय के अभिभावक के रूप में सभी प्राप्त निर्देशों के आलोक में हम लोग 5 वर्ष की योजना फल को लेकर, सब्जी को लेकर, मखाना को लेकर, सभी को लेकर बना रहे हैं। मधुर क्रांति योजना बनाई गई है जो पूरे शहद को अगले 5 वर्ष में हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की योजना हम लोग बना चुके हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाओं की बहुत कमी है जो खेती में फसल कटाई के बाद उपयोग होता है, जिसके कारण फसल क्षति बहुत ज्यादा है। तो किसान अगर उत्पादन भी करता है तो 35% लगभग उसका नुकसान पहले ही हो जाता है, जिससे पहले वो बाजार पहुंच पाए। तो उसको लेकर कोल्ड चेन की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी जो है वो अपने अंतिम चरण में है और शीघ्र ही हम लोग विभाग के स्तर से उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बिहार में कृषि आधारित स्टार्टअप पॉलिसी लाने के लिए काफी विस्तृत चर्चा हो गई है, उसका प्रारूप बन चुका है और हम लोग आई थिंक भारत में हम लोग तीसरे राज्य होंगे जो कृषि आधारित एक स्टार्टअप पॉलिसी, ताकि युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी योजनाओं को लेकर आते हैं तो अनुश्रवण और मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब के द्वारा बताया गया दलहन और तिलहन के उत्पादन के बारे में, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब के द्वारा आपको बताया गया सब्जी और फलों के बारे में कि किस प्रकार से कृषि विभाग काम कर रहा है। तो अब इस कड़ी में जो तीसरा आयाम है कृषि विभाग का वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आपको मालूम है कि 2006 में बिहार राज्य कृषि उपज निरसन अधिनियम 2006 लाया गया और उसके द्वारा जो बाजार समिति थी उसको निरसित किया गया था। निरसन को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो एक इसको निगेटिव के तौर पर लोगों ने लिया, हालांकि ये जो कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव था।
इसलिए पॉजिटिव है और उसका अभी हम लोग को परिणाम भी दिख रहा है उसका, इसलिए कि जो बाजार समिति के अंदर में बेचने के ऊपर प्रतिबंध था, जो कृषकों को वहां जाने पर शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, आप कहीं और के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, आपके लिए वो प्रतिबंधित था कि आपको वहीं पर लेकर आए, ट्रक से लेकर आए, वहां पर बिचौलिए होते थे और उन लोगों के द्वारा भयादोहन किया जाता था। ये सारी व्यवस्था को उसी समय खत्म कर दिया गया। निरसन अधिनियम इस रूप में लागू किया गया कि यह बाजार जो है निःशुल्क बाजार के तौर पर काम करेगा और जो समितियां फंक्शन कर रही थी वो निरसित हो गई और उनका काम जो है सरकार ने अपने ऊपर भार लिया कि हम बाजार समितियों को डेवलप करेंगे। 2006 के बाद 2008 में आपको प्रथम कृषि रोड मैप आया, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने कृषि रोड मैप को लॉन्च किया और कृषि रोड मैप के द्वारा जो भी विभाग की योजनाएं हैं अगले 5 वर्ष के लिए वो उसको निर्धारित किया गया लक्ष्यों को और उसको प्राप्त किया गया। अभी वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप आ गया है और उसमें आप देखेंगे कि इसका फोकस 4 चीजों पर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। पहला है कि जो बाजार समितियां हैं उसको डेवलप करना है, तो बता दें कि 54 बाजार समिति है पूरे बिहार में और 54 बाजार समितियों में से जैसा कि प्रधान सचिव सर ने बताया कि 22 बाजार समितियों पर काम लगा हुआ है। आपको मालूम है, आप क्षेत्र में जाके देखते होंगे पूर्व में तो जो बाजार समितियां थी उनके जो दुकानें थे वो जर्जर हो रहे थे, वहां पर किसान जाके बैठ नहीं पा रहे थे, उनका छत गिरा हुआ था, जीर्ण अवस्था में थी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए थे वो अतिक्रमित हो गए थे, जो रास्ते थे वो भी अतिक्रमित हो गए थे और वहां पर जल जमाव का ये था, कोई चारदीवारी नहीं थी। तो महत्वाकांक्षी योजना लेते हुए 22 बाजार समितियों का जीर्णोद्धार का कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और प्रारंभ ही नहीं, इसकी माननीय मंत्री महोदय और प्रधान सचिव स्तर पर लगभग हर माह इसकी बैठक होती है, समीक्षा की जाती है। चूंकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसका कार्यान्वयन एजेंसी है तो बहुत ही तेजी से इस काम को कर भी रहा है और हम लोग कोशिश विभाग की है कि जितना जल्दी उनसे हम लोग पूरा करा लें ताकि किसानों के हित में उनको हम लोग शुरू कर सके। तो 7 बाजार समिति का ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है और जल्द ही जो रेस्ट 15 ठो बच रहे हैं उनको भी जल्द ही पूरा करने के लिए प्रयास विभाग की ओर से जारी है। जो शेष 32 है वो भी कृषि रोड मैप, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसमें स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है कि 54 में 54 बाजार समिति हम लोग को पूरा करना है, पूर्ण करना है और उसके लिए चरणबद्ध ढंग से योजना 5 साल का दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वो बनते चला जाएगा। उसका चरणबद्ध ढंग से 2028 तक उसको पूर्ण करने का हम लोग का लक्ष्य है और उस दिशा में विभाग जो है कार्रवाई भी कर रही है। तो एक तो पहला वो हो गया बाजार समिति। दूसरा, कृषि रोड मैप में ग्रामीण हाटों को भी विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। उसके तहत में अभी विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें तय किया गया राजस्व विभाग से जो राजस्व की सैराट की सूची प्राप्त की गई। उत्पादकता जो मक्का का है 2007-8 में 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो अभी बढ़ के 69 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। आप देख सकते हैं लगभग 3 गुना के आसपास इसमें प्रोडक्टिविटी में गेन हुआ है और प्रोडक्शन भी 16 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 66 लाख मीट्रिक टन मक्का का हो गया है। इसी अवधि में हमने और दलहन तेलहन में भी हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ है और दलहन तेलहन में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि सरकार ने लक्ष्य लिया है कि अगले 5 वर्ष में दलहन का जो एरिया है और तेलहन का एरिया दोनों को डबल करने का लक्ष्य है। जैसा कि प्रधान सचिव महोदय बता रहे थे कि उसमें किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी जो इम्पोर्ट पे निर्भरता है वो भी कमेगी। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन ऑन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस स्कीम चलाया जाता है। उस स्कीम को हम लोग व्यापक पैमाने में अपने राज्य में लागू करेंगे और किन जिलों में कौन से फसल की खेती करनी है इसका भी हम लोगों ने वैज्ञानिकों के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ बैठ के एक डिटेल प्लान हम लोगों ने बना लिया है। उर्वरक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रबी सीजन का जो उर्वरक का रिक्वायरमेंट है वो लगभग
जो सबसे पीक डिमांड होता है वो निकल गया है महीना जनवरी फरवरी में होता है। उस वक्त कहीं पे उर्वरक की कोई कमी पूरे स्टेट में नहीं आई। कहीं कहीं से हम लोगों को, और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 1.62 लाख मेट्रिक टन यूरिया हमारे स्टेट में स्टॉक है। अन्य उर्वरक की भी पर्याप्त संख्या में स्टॉक है, वो सारा इस कागज में आपको दे दिया गया है। जो शिकायतें हम लोगों को मिली थी उर्वरक से संबंधित, उस पे भी कुछ जो कालाबाजारी की शिकायतें हैं, आर्टिफिशियल जो स्केर्सिटी करने का कुछ जगहों में कोशिश किया गया था, तो 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का जो लाइसेंस है वो हम लोगों ने रद्द किया था। हमारे किसानों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उर्वरक है और आगे जो सीजन आएगा भी उसमें हम लोग विशेष करके यूरिया का कोई कमी हम लोग नहीं होने देंगे और उनको उनके नजदीक सही रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। एक दो सब्जेक्ट और है हम लोगों का। सबसे पहला है जो डिजिटल एग्रीकल्चर, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था, उसमें दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है, एक हमारा ऐप है बिहार कृषि ऐप। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जानकारी किसानों तक पहुंचे। बहुत ही बेहतरीन ऐप है। लगभग 8-9 लाख किसान अभी उस ऐप को यूज कर रहे हैं। उस ऐप में हम लोगों ने जो कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं सबकी जानकारी दी है। उस ऐप के माध्यम से उस योजनाओं में अप्लाई भी कर सकते हैं। उस ऐप में और कई सारी चीजें दी हुई हैं और हाल में ही हमने भारत विस्तार जो एक AI बेस्ड सिस्टम है उसको भी हमारे ऐप में, बिहार कृषि ऐप में हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। इस भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को AI तकनीक से परामर्श दिया जाएगा। उसमें किसान कोई भी प्रश्न अपने भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा किसानों को नई तकनीक और उनके आय को बढ़ाने में। और इसके साथ ही उसमें एक चैटबॉट भी है। तो और इस ऐप को हम लोग और लगातार बेहतर करते रहेंगे। इस ऐप में हम लोग बहुत जल्द ही एक फीचर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें उनके आसपास की जो दुकानें हैं उसमें कितना फर्टिलाइजर का स्टॉक है, यूरिया का। अभी कई बार होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनके आसपास कौन सी दुकान है जिसमें उनको यूरिया मिल जाएगा। कई बार जाते हैं उनको खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। अभी हम लोग इसको पूरी पारदर्शिता के हित में हम लोग पूरा स्टॉक उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत जल्दी ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ये यूरिया की अवेलेबिलिटी और उसका रेट को नियंत्रित करने में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा। हम लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे भी करते हैं। हमारे पास जो कृषि का डेटा होता था कि कितना फसल किस जिले में कैसे लगा है, क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आने वाले वर्षों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कैसे किसान की आय है उसको दोगुनी करें और ज्यादा करें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसान जो है, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं धान गेहूं से हट करके ऐसे फसल की तरफ जाए, ऐसे उत्पाद की तरफ जाए जिनका मूल्य उनको जल्दी मिल जाए और ज्यादा मिले। उसमें दलहन है, तिलहन है, फल की खेती है और भी जितनी सारी चीजें हैं। जैसे आप सभी जानते हैं दलहन तिलहन में हम लोग आयात करते हैं अभी भी, तो हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा और हम लोग का जो डॉलर खर्च होता है वो भी बचेगा। इसके अलावा मार्केटिंग जो लिंकेजेज है, जो मार्केट तक कैसे हम लोग अपने सामान को पहुंचा दे, कैसे एक्सपोर्ट करें। अभी आपको डायरेक्टर साहब बताएंगे बाद में कि कैसे हम लोग मखाना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कितना फिगर है, आने वाले 5 साल में हम लोग मखाना के क्षेत्र में क्या करेंगे। मार्केट में बाजार समिति हमारा 54 और उसमें 22 में तो काम लगा हुआ है और अगले फिर जो 32 बच रहा है उसमें भी हम लोग सभी को एक बड़ी राशि खर्च करके और उसमें भी हम लोग सभी बाजार समिति को हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। हर बाजार समिति, हर जिला में एक प्रोडक्ट जो भी है उनके लिए रिजर्व रहेगा। पान के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी पान की मंडी भी नहीं है। हमारा पान जो है इतना फेमस है, लेकिन जाता है बनारस बिकने के लिए। उसके लिए हम